जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आज के क्लास, आज के क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रेलवे से भी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, और आपसे जिस टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं, विटामिन से, हर जगह से आपको आज की क्लास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्त, क्लास में बने रहिएगा। और चलते हैं, पहले एक मिनट हम अपने इन सभी भाई बहनों को देखेंगे जो हमें प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ सौरभ भैया कह रहे हैं ऑल द बेस्ट सर जी। भैया सौरभ भैया खुश रहो। दिलीप भैया हैं, वो भी आंसर कर रहे हैं। अंकुर भैया हैं, राम 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 सारे भाइयों ने। भैया आपको, अंकुर भैया, मेरी तरफ से भी राम राम। और यहाँ पे देखो कमल जीत भैया हैं, और क्या है, अरविंद कॉमेडी भैया जय हिंद बोल रहे हैं। अजरुद्दीन भैया हैं, और यहाँ पे देखो सचिन भैया हैं, स्टिकर भेज रहे हैं। सौरभ भैया हैं, महेश भैया हैं, और यहाँ पे देखो अर्चना है, और यहाँ पे ये मोहित सक्सेना कह रहे हैं प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़ इकोनॉमी के भी टॉपिक भी ऐड करो आपकी क्लास में। आरपीएफ एसआई में यह टॉपिक मतलब सही है भैया, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं बिल्कुल आपको टॉपिक से क्वेश्चन दूंगा इकोनॉमी से। और यहाँ पे देखो राजन मिश्रा हैं और सबीना हैं। पारस भैया हैं, पारस भैया कह रहे हैं वेरी नाइस सर जी, बस आपके साथ और माँ बाप का साथ, सक्सेस अब दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, जो अपने माँ बाप और गुरु के प्रति हमेशा अब सम्मान भाव रखता है, ठीक है ना, उनके लिए सम्मान भाव रखता है, उसको सफलता मिलने से कोई दोस्त रोक नहीं सकता है, ये सत्य है। और देखो यहाँ पे गिरिराज भैया हैं, ये भी आंसर कर रहे हैं। डॉक्टर विकास कुमार हैं, ये भी आंसर कह रहे हैं सर क्लास बहुत अच्छी ला रहे सर जी। अच्छा ठीक है भैया। आदित्य भैया हैं, सबीना है, अपना खंडवा भैया क्या कह रहे हैं, थैंक यू सर। भाई चेतन भैया, मेरी एक चाय तुम पे उधार है, तुम्हारा सिलेक्शन जब होगा तो मैं आऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो शिवानी कह रही सर जी आपकी जीके जीएस की क्लास सबसे बेस्ट है। बेटा शिवानी, आपको बहुत धन्यवाद। अमरीश भैया भी यहाँ पे पीडीएफ क्यों नहीं, भैया कल वाला पीडीएफ मैंने आज मॉर्निंग में कर दिया है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिन लोगों ने नहीं कर रखा है। अमरीश भैया ने कर रखा है, इसीलिए ये मुझसे कह रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से पीडीएफ नहीं मिल पा रही थी। प्रियांश भैया हैं, अमरीश भैया और ओमवती हैं। सर जी मुझे आपका क्लास लेते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ओमवती दीदी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और यहाँ पे देखो जय हिंद भैया कह रहे हैं जी सर कब पेपर होगी। भैया आपका पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए अब। और देखो यहाँ पे रामचंद्र जय हिंद कह रहे हैं, और यहाँ पे सत्य भैया हैं, और पवन कुमार हैं, महेंद्र सिंह हैं, संतोष भैया हैं, ज्योति काजल हैं, और सबीना है। तो सभी के नाम ले लिए मैंने, क्योंकि शिकायत रहती है कि भैया आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैंने हर किसी का नाम ले लिया है। अब चलते हैं दोस्त नॉन स्टॉप क्लास की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं। तो भैया कौन है, और पहले नंबर पे यहाँ पे तो आप क्या बताएंगे भैया, आपका महाराष्ट्र हो जाएगा सही जवाब, ठीक है ना, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं, महाराष्ट्र ने जो पदक जीते हैं, देखो मेरे साथ बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे डिटेल में मिल जाती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो देखो जो पदक जीते थे वो जीते थे टोटल 228। कितने? 228। इसमें अगर हम गोल्ड की बात करें कि भैया गोल्ड मेडल कितने थे, तो गोल्ड मेडल थे 80, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा 80 गोल्ड मेडल थे। अगर यहाँ पे रजत की बात करें, सिल्वर की, तो कितने थे सिल्वर, तो याद रखना भैया 69, है ना। और अगर कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक जो थे वो कितने थे, तो कांस्य पदक जो है ब्रॉन्ज हैं वो कितने थे, तो याद रखना 79, है ना, 79, 69 और ये 80। तो टोटल आपके 200 कितने हो गए, 228 पदक हो गए जो कि महाराष्ट्र ने जीते। और साथ में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, देखो करंट का क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिटेल है इसकी, समझ लो कि इसमें एक वो भी मिलती है, ट्रॉफी मिलती है, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी भी मिलती है। और ये उसी टीम को मिलती है जो टीम नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम बनती है, ठीक है ना। तो ये भाई महाराष्ट्र बन चुकी है, और महाराष्ट्र को ये भी साथ में ट्रॉफी भी मिली है, ठीक है ना, राजा भलिंद्र सिंह। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अब अपने
प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ दिया है रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं। तो भैया यहाँ पे आप बताइए रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्त आपका जो सही जवाब है वो लालू प्रसाद यादव जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लालू प्रसाद यादव जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मथई जी थे। ये कब बने थे ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। 15 अगस्त 1947 को भैया ये बने थे। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अब चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो हाँ दिया है स्पेन की राजधानी क्या है। स्पेन की राजधानी, मैंने कहा ना आप अपने आसपास के जो भी देश हैं सभी देशों की आपको एक बार राजधानियाँ ज़रूर पढ़नी है। तो यहाँ पे याद रखना भैया स्पेन की मैड्रिड हो जाएगी। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। मॉस्को किसकी है? रूस की है। किसकी भैया? रूस की राजधानी है। पेरिस किसकी है? देखो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, पेरिस से क्वेश्चन तो बनेंगे। तो याद रखना भैया पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है ना। एथेंस किसकी है? यूनान की है भैया, है ना। किसकी? यूनान की है। और देखो जब यहाँ पे इसकी मॉस्को और रूस की बात करी है तो इसका युद्ध किसके साथ में चल रहा? यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए भैया। क्या बताओगे? कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, ठीक है ना। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है, ठीक है ना। तो ये सब राजधानियाँ आपको याद रखनी है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे या फिर नोट करते जा रहे होंगे साथ में। देखो हाँ दिया है निम्न में से महाबोधि स्तूप किस राज्य में स्थित है। महाबोधि स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो भैया देखो महाबोधि स्तूप जो है, पहले मैं आपको बता दूं एक हिंट के तौर पे, आप आंसर अगर नहीं कर पा रहे हो तो कर दोगे। ये भैया बोध गया में है। कहाँ पर? बोध गया में है। तो बोध गया अब कहाँ पर है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये तो आपको पता ही होगा भैया कि ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिहार क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और लेह लद्दाख में वो स्तूप है, क्या नाम है उसका? शांति स्तूप। कौन सा? शांति स्तूप जो है वो लेह लद्दाख में है। और देखो मध्य प्रदेश वाला तो ज़रूर याद रखना भैया। यहाँ पे कौन सा है? सांची स्तूप है। सांची स्तूप है, जो कि सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो निर्माण कराया था वो सम्राट अशोक ने कराया था। किसने? सम्राट अशोक ने कराया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और इसको पता है, इसको याद रखना भैया, इसे 1989 में, हाँ 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है तो उसमें शामिल किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो आपका सांची का स्तूप है, ठीक है ना, इसे घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। देखो भैया ये भी आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया रूस की राजधानी अभी मैंने आपको क्या बताई थी? मॉस्को बताई थी ना। मॉस्को, तो मॉस्को में हो रहा है ना, रूस के मॉस्को में। तो रूस कर रहा है। और देखो भारत की तरफ से इसमें कौन गया है, किसने भारत की तरफ से गया है? तो याद रखना हमारे प्रधानमंत्री जी भारत की तरफ से इसमें गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से मेट्रो मैन उपनाम से किसे जाना जाता है। कौन से मेट्रो मैन उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो श्रीधरन हो जाएगा। श्रीधरन ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो आर्टिकल 317 दे रखा है, अनुच्छेद 317 दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है ना। राष्ट्रीय आपातकाल आपका आ जाता है किसमें? 352 में, है ना। जैसे कोई बाहरी आक्रमण की अगर वो दिक्कत होती है ना, तो इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 में। 360 में मैंने उस दिन आपको बताया था कि वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, और राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लगा
है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो दोस्त, यहाँ पे अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है ना। संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल के 368 के तहत किया जाता है। और दूसरा ये भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कौन से देश से लिया गया है संविधान संशोधन, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तीसरा बताना है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना भैया थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है थाईलैंड हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं ये नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था। कब? नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा मौसम में उतार चढ़ाव है और सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज। और देखो यहाँ दिया है निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना पंचायती राज से पूछा जाएगा तो आपकी 11वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्त? 11वीं अनुसूची हो जाएगी। 8वीं अनुसूची तो आपको पता ही होगा कि भैया इसमें 22 भाषाएं है ना, 22 भाषाएं दी गई हैं। जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? भाषाओं से, जिसमें आपकी 8 भाषाएं दी गई हैं। और देखो यहाँ पे जो 12वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो ये याद रखना भैया ये नगर पालिका से संबंधित है ना, नगर पालिका से संबंधित है। तो बिल्कुल दोस्त 11वीं जो आपकी है वो पंचायती राज से और 12वीं जो है वो नगर पालिका से। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना भैया यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। और याद रखना जो पहली बैठक हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि 9 दिसंबर 1946 आपको ध्यान में रखना है ना। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये भी आप याद रखना। और फिर इसके जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष इसके हो गए थे फिर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। और ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। तो मुझे पता था कि आप बिल्कुल सही जवाब करेंगे, तो याद रखना, ठीक है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखो ये भी आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो याद रखना भैया ये हमारे प्यारे अपने भारत में किया जा रहा है और भारत के अपने गोवा में किया जा रहा है, गोवा के पणजी में, है ना। गोवा की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि ये गोवा के पणजी में किया जा रहा है। और इसकी जो शुभारंभ है वो 20 अक्टूबर 2024 को हुआ है ना। 20 अक्टूबर 2024 को हुआ है। तो देखो अक्टूबर की ही बात है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो गोवा है ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था, कब भारत सरकार ने 1961 में हुआ था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोवा जो है इसकी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है ना ये गोवा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है निम्न में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। निम्न में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भैया इसका आप बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। और अगर आपने इसका सही जवाब कर दिया है तो बिल्कुल अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। क्या आपने यहाँ पे जो आंसर किया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किया है, ऑप्शन ए आपने अगर यहाँ पे टिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया था, ठीक है ना। और देखो अगर आपसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखना वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद रखना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति। तो देखो प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति और संघ समिति। तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे
नोट कर लो, ठीक है ना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया, भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब निम्न में से कौन सा है। तो भैया भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब जो है वो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप याद रखना भैया, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब। ऑप्शन सी मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब जो है सबसे पुराना है भारत का। और दूसरा याद रखना भैया, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो मैंने एक बार आपको बहुत पहले बताया था, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, कि भारत की जो राजधानी दिल्ली थी वो तो 1911 में बनी थी, लेकिन इससे पहले कहाँ थी? तो वो भी कोलकाता में ही थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे जो आप याद रखना, इसका प्रयोग जो है वो वायु दाब, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसे नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना। और द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर नहीं पता है तो याद रखना भैया हाइड्रोमीटर का करते हैं, हाइड्रोमीटर का करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर का करते हैं। तो याद रखें, समुद्र की गहराई का मापन जो है नापने के लिए, गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भैया फैदोमीटर का करते हैं। किसका? फैदोमीटर का करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बहनों को बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी चीज़ें, और स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। या तो आप डायरेक्ट चैनल को जाके पेज को खोल लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो मुझे पीडीएफ के लिए तो आप रिप्लाई चेक कर लेना, वहाँ से मैंने लिंक शेयर कर दिया होगा, ठीक है ना। और बढ़िया से अपनी तैयारी करो, जब सफल हो जाओ तो फिर पार्टी के तौर पे एक समोसा और एक कप चाय, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया समूह किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया समूह जो है वो किससे संबंधित है। तो देखो ये प्रश्न ना रेलवे में पूछा गया था, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, रासायनिक हथियार और जैविक हथियार, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये जो ऑस्ट्रेलिया समूह है ये किससे संबंधित है, रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों से। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इस समूह की जो स्थापना है ना, इस समूह की जो स्थापना है, हो सकता है कि वो भी आपसे पूछ लिया जाए। तो स्थापना भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो ये भी आप विशेष रूप से दोस्त ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो ये पता है, ये हवाई परिवहन में क्रांति ला दी इस योजना ने, है ना, जो हमारी लोकल उड़ानें होती ना उनसे संबंधित है। और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है ना, कितने? 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और दूसरा, अगर ये ऐसे पूछ दिया जाए कि हवाई परिवहन में क्रांति किस योजना के द्वारा आई है या लाई गई है, तो याद रखना भैया वो आपकी क्षेत्रीय उड़ान योजना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न को नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है दोस्त कि रेलवे पालघाट मंडल किस मुख्यालय से संबंधित है। भैया जो रेलवे के मुख्यालय हैं उनसे संबंधित जो मंडल है ना, वो भी याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेलवे पालघाट मंडल जो है वो किस मुख्यालय से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे चेन्नई को टिक किया होगा, है ना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपने टिक किया होगा, आपका सही जवाब हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मुख्यालय है इसे आप दक्षिण रेलवे के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण रेलवे के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना भैया 14 अप्रैल को हुई थी। कब? 14 अप्रैल 1951, हाँ 14 अप्रैल 1951 को हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि पालघाट पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मंडल और मुख्यालय से संबंधित पूछ लिया जाए, है ना। और देखो 17 क्वेश्चन हो चुके, 18वें पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि मेरी आवाज़ जिन मेरे भाई बहनों के कान में इस टाइम जा रही है, जो भी मुझे सुन रहा है, मेरी ज़बान पे हो सकता माँ सरस्वती विराजमान हो। और मैं यही कह रहा हूँ कि इस बार आपको 100%
वर्दी मिलेगी। आपका मिशन वर्दी जो है 100% पूरा होगा। और आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। जो मेरे पुराने दोस्त हैं सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन मेरे भाई ज़रूर दबाना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना कि जैसे ही देखो मेरी जो क्लास है ना वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, ठीक है ना। तो आप कर लो, बटन दबा दो, ठीक है ना, बेल आइकन, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ में आपको क्या करना है, एक बार अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और आप लोगों ने शेयर किया है, मुझे पता है, मैंने चेक भी किया है, मुझे बहुत खुशी हुई उसके लिए। मैं तहे दिल से आप सभी को ये आशीर्वाद है कि आप सब अपने जीवन में, अपने मार्ग में सफल हो। और देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आप अगर गांव से हो या शहर से हो, कहीं से भी हो, देखो ये खेत है, ठीक है ना, ये खेत है। मान लो मेरा खेत है, मेरे पास खेत है 5 बीघा, ठीक है ना, जिसमें अगर हम 2 आदमी भी है ना बढ़िया तरीके से इसका मतलब देखभाल, इसमें काम और काज सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, मेरे घर में है मान लो 7 आदमी, अब 7 के 7 आदमी बेरोजगार हैं। तो वो क्या है, वो 7 के 7 आदमी इस 5 बीघा खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, है ना, यहाँ पे कायत लिखा है, कार्यरत होगा, ठीक है ना, कार्यरत होना क्या है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो। इसे एक सरल भाषा में कहते हैं कि छुपी हुई बेरोजगारी, है ना, छुपी हुई बेरोजगारी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। और प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ ली जाती है, शैक्षिक बेरोजगारी भी पूछी जाती है, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा हो, ठीक है ना, उसे शैक्षिक बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है ज़्यादातर मौसमी बेरोजगारी होती है, अदृश्य बेरोजगारी भी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो होती है वो याद रखना, मौसमी बेरोजगारी भी होती है। जैसे मान लो अब चौमासों में बारिश हो रही है, तो बारिश के मौसम में ना तो कोई घर बनवाएगा, ना खेत पे काम होगा, तो वो क्या है, बेचारा गाँव का मजदूर बेरोजगार बैठा है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो प्रश्न मैंने आपको बताया अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखो दोस्त, यहाँ दिया है कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक HDI का जो आधार है वो क्या है, तो याद रखना भैया, अगर हम मान लो किसी का, अगर आप मेरा है, ठीक है ना, मेरा अगर ये जानना चाहते हो कि मैंने अपने जीवन में क्या विकास किया है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या करोगे, मेरे स्वास्थ्य को देखोगे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ मतलब आदमी चैन सुकून में होगा तो स्वस्थ होगा, है ना। अब शिक्षा जीवन स्तर, मतलब मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, स्वस्थ भी हूँ बढ़िया से, तो मेरा क्या है, तो मेरा मानव विकास सूचकांक जो है वो इसी पे का मतलब आधार है उसका, ठीक है ना, कि अगर आदमी पढ़ा लिखा भी है, स्वस्थ है, तो उसका जीवन स्तर जो है वो बढ़िया है। तो हाँ, यहाँ पे आप याद रखना है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसका आधार है स्वस्थ, शिक्षा, जीवन स्तर, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। तो यहाँ पे आप बताइए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो भैया उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। अब तो शायद अनुच्छेद जो हैं वो 448 हो गए हैं वर्तमान में, है ना। और जो अनुसूचियां हैं वो 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं, और जो भाग हैं वो 22 से बढ़ के 25 हो गए हैं। अभी ये शायद वर्तमान का डाटा है। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ये सभी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, यहाँ पे भाग नहीं पूछा है, लेकिन मैंने फिर भी भाग लिख दिया है, क्योंकि मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं, मैं इस अकॉर्डिंग से चलता हूँ कि मैं भी चीज़ों को सीखूँ और मेरा सामने वाला भी ज़्यादा जाने, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखो, जो अभी नियुक्त किए गए हैं वर्तमान में, वो याद रखना विजय किशोर, यहाँ पे ये ता नहीं ता था, ठीक है ना, हताकर हैं, ठीक है ना, विजय किशोर हताकर। और आपको कहीं हटाकर भी लिखे हुए मिल जाएंगे, आप टिक कर देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। इनसे पहले जो थी वो थी रेखा शर्मा जी। इनसे पहले जो थी, जिनके स्थान पे ये विजय किशोर हटाकर आए हैं, याद रखना, इनसे पहले जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो थी रेखा शर्मा जी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो, हमारा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, ये प्रथम जल विद्युत केंद्र की बात हो रही है। तो ये प्रश्न आपके लिए हमेशा किसी भी एग्जाम में जाओगे इम्पोर्टेंट बनेगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो याद रखना सबसे पहला है आपका दार्जिलिंग, ऑप्शन ए दार्जिलिंग हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर। ये 1987 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1987 में स्थापित किया गया था। और देखो तारापुर में याद रखना, तारापुर में कौन सा है, तो वो है प्रथम आणविक केंद्र। प्रथम आणविक केंद्र जो है वो तारापुर में है, अगर आपने तारापुर को टिक किया है तो। और ये जो पता है, ये देखो यहाँ पे जल विद्युत केंद्र पूछा, इसीलिए मैंने कहा इसे थोड़ा ध्यान से करना है। तो ये हुआ था 1972 में स्थापित। ये कब हुआ था? 1972 में। और जो प्रथम जल है वो दार्जिलिंग में हुआ था, और प्रथम आणविक केंद्र जो है वो तारापुर में। और बुलंदशहर में कौन सा है भैया, अगर आपको याद हो तो बताओ। बुलंदशहर में आपका है नरौरा, है ना, नरौरा परमाणु संयंत्र। तो नरौरा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर है? बुलंदशहर में। इसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, तो याद रखना भैया इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है ना। तो कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका लिख लो, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो उसे कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। आपने इसको टिक किया होगा, मैं समझ गया, ठीक है ना। मुझे पता है कि आपने बिल्कुल सही जवाब लगाया होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि जो रेडियो संचार है, रेडियो संचार जो है वो कौन से मंडल में होता है, तो याद रखना भैया आयन मंडल में। अपने अपने मंडल बटे हुए हैं ना, है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना, जैसे उल्का से संबंधित जो घटनाएं हैं वो आपकी मध्य मंडल में होती हैं, उल्का से संबंधित। और देखो जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधित होती हैं, वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पे देखो मैं क्षोभ गलत लिख रहा हूँ, क्षोभ मंडल में होती हैं, है ना। आपकी क्षोभ मंडल मौसम संबंधित जो सबसे निचली परत होती है। और देखो जो वायुयान है ना दोस्त, जो वायुयान है वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो वो याद रखना आप समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन से? समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान। तो यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो अपने नोट्स जरूर तैयार करते रहना, वो आपके बहुत काम आएंगे। देखो हाँ दिया है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? लक्षद्वीप में निम्नलिखित में से लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या कितनी है? तो भैया लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना भैया आपकी 36 द्वीप हैं। कितने? 36। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है, तो आप क्या बताओगे? कवरावती है भैया। क्या है? कवरावती है ना। तो बिल्कुल आप बता दोगे, इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं था ऐसा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि अगर आपके मौलिक अधिकार खतरे में आ जाएं तो आपको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय तुरंत जाना है और वहाँ बताना है कि भाई मेरे जो मौलिक अधिकार हैं वो खतरे में है ना। और कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32 के, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताया ना आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया? आर्टिकल 32 में दिया गया है। और 25 तो आपको पता ही है कि भैया ये धर्म से संबंधित है, आर्टिकल 25 से 28 तक, है ना। और ये 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के या 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो याद रखेंगे दोस्त। तो चलते हैं अपने इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यार यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्न में से जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या? जनसंख्या का अध्ययन। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आपको भी पता है भैया, अगर हिंदी में देखोगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा जनसंख्यिकी, है ना। और वैसे कहते हैं कि डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हो गया। तो डेमोग्राफी का मतलब यही होता है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंपीय तरंगों से संबंधित है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या कर देंगे? हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, किस भारतीय ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है? किस भारतीय तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में रजत पदक जीता है? तो भैया किसने जीता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो वो हो जाएंगी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी जी। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। और देखो कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है।
देखो सोच तो मैं भी लेता हूँ कि रोज़ यार आने वाले टाइम में थार लाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ। अगर मैं उसके लिए मेहनत करता होता तो आज तक मैं ला चुका होता, है ना? तो दोस्त जब तक आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे, वो भी 100% पूरा, तब तक दोस्त सपने साकार होना तो मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन आपकी डिक्शनरी में अगर जिस दिन आपने नोट कर लिया ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है, जो सोचा जा सकता है दोस्त, मेरा यकीन करो वो किया जा सकता है। अगर आप सोच सकते हो कि आप आईएएस बन जाएंगे, तो बस उस दिन से आप खुद को ये एहसास दिलाओ कि आप एक आईएएस ही हैं। उस एटीट्यूड के साथ अगर रहोगे, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं किसी को भौकाल दिखाना, समझ रहे हो ना? एटीट्यूड का मतलब है अपने काम पर 100% देना, इसे कहते हैं अपना एटीट्यूड, ठीक है ना? तो बिल्कुल दोस्त, और देखो यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया है कि निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? निम्न में से स्वतंत्र भारत के प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो मैंने उस दिन आपको बताया था अशोक मित्रा जी, है ना? अशोक मित्रा जी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। और देखो एक प्रश्न और बनता है, ये तो आप याद रखना, ये तो हुई थी 1951 में जनगणना, जो ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी, है ना? जिसके आयुक्त कौन थे? अशोक मित्र जी थे। अब देखो पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? पहली बार जाति आधारित जो जनगणना है वो कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, वो हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। अब इस जनगणना के आयुक्त कौन थे, है ना? प्रश्न बनता है। तो याद रखना जे.एच. हटन। कौन थे? जे.एच. हटन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1931 में प्रथम जाति आधारित जनगणना हुई थी और इसके जो आयुक्त थे वो थे जे.एच. हटन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो भैया हमारा देहरादून में है। यहाँ पे देहरादून, ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे राइट आंसर आपका देहरादून हो जाएगा। और देखो एक आपका वो भी तो है यहाँ देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, है ना? वो भी तो आपका देहरादून में है। और उसकी जो उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में, जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। क्योंकि ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट बनेगा, ये आप ध्यान में रखना। लखनऊ में आपका वनस्पतिक अनुसंधान है ना? तो ये भी याद रखना। और देखो 30 में दिया है, यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है आपका कि विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? देखो अब दोस्त यहाँ पे देखो जो दिवस वगैरह है ना, वो भी अपने एकदम ओके करके रखने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका 4 अक्टूबर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल राइट आंसर 4 अक्टूबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, 5 सितंबर को। तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। देखो 5 सितंबर और 5 अक्टूबर, ठीक है ना? एक महीने की बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्त? और देखो यहाँ पे 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में दोस्त रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रखा गया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रखा गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो वो रेलवे स्टेशन आपकी हो जाएगी ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगी? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय टीकाकरण। ये तो यार कई बार हम लोगों ने करा है क्वेश्चन को। और यहाँ पे ऑप्शन बी 16 मार्च यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? 28 फरवरी अगर किसी दोस्त ने टिक किया था तो याद रखना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना भैया पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और देखो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने गोली मार के, है ना? तो इसलिए याद रखना बेटा कि यहाँ पे क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
और देखो यहाँ दिया है G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखो अगर 23 पूछेगा तो आप बहुत आसान से बता देंगे भारत, है ना। यहाँ पे 2022 पूछ लिया गया है, याद रखना भैया इंडोनेशिया के द्वारा, किसके द्वारा, इंडोनेशिया के। और देखो G20 में जी का मतलब जरूर याद रखना भैया, जी का मतलब है ग्रुप, है ना, क्या है, ग्रुप, ग्रुप 20। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। देखो भैया ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 675 करोड़ रुपए, कितना, 675 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अपना और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। तो आप यहाँ पे तुरंत बता सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से कि टमाटर है। क्या है, टमाटर। मैंने उस दिन आपको एक दिन और बताया था, है ना, टमाटर और नींबू, इमली, संतरा, ये सब बताया था। और आज मैं फिर से बताता हूँ कि देखो दोस्त याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल पूछा जाएगा तो टमाटर में होता है। अगर आपसे साइट्रिक अम्ल पूछा जाएगा तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू और संतरा में होता है ना, किसमें, नींबू और संतरा में। इमली में कौन सा होता है, तो इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है ना, कौन सा, टाइटेरिक अम्ल होता है। तो टाइटेरिक अम्ल लिख देता हूँ, टाइटेरिक अम्ल होता है किसमें, नींबू में। तो यहाँ पे सॉरी, इमली में टाइटेरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी, चलो गलती हुई तो मैं एक और बताता हूँ। इमली में होता है और उसमें होता है, अंगूर में होता है ना। टाइटेरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अंगूर भैया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त, तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत बल्ब। क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने जनरेटर को टिक किया था तो जनरेटर में आपको बता दूं, जनरेटर का काम क्या होता है। जनरेटर भैया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना, क्योंकि उसमें डायनामो लगा होता है। और देखो यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी का काम क्या होता है, तो बैटरी सेल या फिर बैटरी, आप बैटरी सेल भी बोल सकते हैं, इसमें सेल ही होते हैं बैटरी में, है ना। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं बैटरी सेल। ये भी आप ध्यान रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। निम्न में से भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हैवी वाटर यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो मेरी गलती से मुंह से भी निकल गया है ना, तो याद रखना भैया D2O। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2O। देखो जो सादा जल होता है ना, साधारण जल जो होता है उसका फार्मूला होता है H2O, और जो भारी जल होता है उसका होता है D2O, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। N2O याद रखना भैया, उसका होता है लाफिंग गैस का, किसका, लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस को वैसे क्या बोलते हो, रासायनिक भाषा में क्या बोलते हो, यहाँ पे लाफिंग गैस हो गया, ठीक है ना। और देखो आपका एक वो याद रखना NaCl, ये किसका होता है, तो ये भैया हमारा जो साधारण नमक होता है, घर वाला नमक, ये साधारण नमक का होता है ना। तो ये भी याद रखना NaCl। हो सकता है देखो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ दिया है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे याद रखना पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखोगे ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो बायोटीन लिखा है ना, बायोटीन, तो बायोटीन जो है ये B7 का रासायनिक नाम है। किसका, B7 का रासायनिक नाम है। तो ये भी आप याद रखोगे। राइबोफ्लेविन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी में जो राइबोफ्लोविन दे रखा है, राइबोफ्लोविन भी याद रखना, ये B2 का रासायनिक नाम है। किसका, B2 का रासायनिक नाम है। तो बिल्कुल दोस्त ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर।
निम्न में से विटामिन की खोज किसने की थी? निम्न में से विटामिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना भैया, फंक ने करी थी। किसने? ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, फंक ने करी थी। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने फंक को ही टिक भी किया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? 110% ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि देखो 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये भैया याद रखना, ये होगा हमारे अपने प्यारे भारत में, है ना। हमारा अपना प्यारा भारत है इसका सही जवाब। और ये कब से कब तक होगा वो भी बता देता हूँ। देखो भैया, ये 13 से 19 जनवरी तक होगा, है ना। 13 से 19 जनवरी 2025 है ना, यहाँ पे 25 लिखा ही है। तो 13 से 19 जनवरी तक होगा और भारत में होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो देखो भैया, प्रथम कानून मंत्री जो थे वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जो जवाब है आपको समझ आ गया होगा। और देखो, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो भी याद रखना, वो पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री, है ना। गृह मंत्री पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और बलदेव सिंह जी जो थे ये शायद रक्षा मंत्री थे, है ना। ये रक्षा मंत्री थे, है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से गामा किरण की खोज करता कौन है? निम्न में से गामा किरण की खोज करता कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो आप टिक कर दीजिएगा। और मैंने उम्मीद कर लिया कि आपने कर दिया होगा, पाप बिलियार्ड, है ना। पाप बिलियार्ड आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपने नोट भी कर लिया होगा। और देखो यहाँ पे जो रोटंजन दे रखे हैं ना, इन्होंने किस किरण की खोज की थी? तो याद रखना भैया, एक्स किरण की जो खोज है वो किसने करी थी? तो वो करी थी आपके रोटंजन ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, जोहान विलियम रिएटर जो हैं, इन्होंने भी खोज करी थी। इन्होंने किसकी करी थी? इन्होंने परावैंगनी किरणों की करी थी। परावैंगनी किरणों की जो खोज है वो किसने करी थी? जोहान विलियम रिटर ने, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दोस्त, यहाँ पे आपका प्रोटीन बन जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। तो यहाँ दिया है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? उच्च जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका जो आंसर था ना, मुझे सिंगापुर पता था, है ना। मैंने इसमें लिख भी दिया सिंगापुर, लेकिन जब मैंने इसे गूगल पे चेक किया, मैंने कहा हो सकता है यार कुछ चेंजमेंट हुआ हो, तो पता लगा कि वो मोनाको है। क्या है? मोनाको, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ये पहले नंबर पे आता है, ये पहले जनसंख्या घनत्व में ये सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता है। उच्च जनसंख्या घनत्व पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका सिंगापुर आता है। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर आपका जो है सिंगापुर आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो महाद्वीप की अगर बात करेंगे तो याद रखना वो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना। और भारत में जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का ज़्यादा है और कौन से राज्य का कम है, ये आप आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज आपके लिए HW भी है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किस राज्य को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो बताओ भैया, यहाँ पे 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किस राज्य को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे याद रखना, वो राज्य हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कुछ भी ऐसा बचा नहीं। 36वां संविधान संशोधन था 1975 के तहत, इसे 22वां राज्य घोषित किया गया था, वो था सिक्किम। तो अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो डिटेल आपसे छुपी रहेगी, वो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो, ये 22वां था। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश जो था ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, है ना, 1953 में बना था। और ये जो छत्तीसगढ़ था ये 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 में बना था, है ना। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ऐसे बताया था ना मैंने। 26वां ये, 27वां उत्तराखंड बना था 2000 में, है ना। 9 नवंबर को, 15 को झारखंड बना था, 15 नवंबर को 2000 में। तो 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया था 26वां राज्य। तो ऐसे याद रखना, 26 मतलब छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। मैंने 5 राज्यों के बारे में आपको बताया, तो 5 के 5 आपको ध्यान में रखने हैं दोस्त। और देखो यहाँ दिया है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा देश का, इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, सोच समझ के इसका आंसर करना दोस्त। कई बार मैंने बोला है, आपको यहाँ पे नहीं लग रहा होगा कि आंसर हमारा ए और बी दोनों सही जवाब होगा, है ना, कि भाई राष्ट्रीय खेल तो एक ही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो आइस हॉकी है ना, ये वहाँ का शीतकालीन है। शीतकालीन खेल जो है वो आइस हॉकी है। और वहाँ पे जो बोल सकते हैं ग्रीष्मकालीन है, जो वहाँ पे ग्रीष्मकालीन है वो आपका लैक्रोस खेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों आपको ध्यान में रखने हैं और ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष पूछा गया। देखो आरबीआई का, स्टेट बैंक का और इंपीरियल बैंक का, ये सब हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं और कर भी चुके हैं। सेंट्रल बैंक का शायद हम लोगों ने पहले नहीं किया है, तो याद रखना 1911 हो जाएगा। 1911 ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है, ठीक है ना। और देखो 1906 जो है वो बैंक ऑफ इंडिया, BOI, है ना, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है। और 1770 बताओ, 1770 में कौन सी बैंक बनी थी। याद आ रहा है किसी को? नहीं तो याद रखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना है वो 1770 में हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा ना, तो आप क्या लगाएंगे, एनी बेसेंट जी को टिक करेंगे, है ना। किसे? एनी बेसेंट जी को टिक करेंगे, जो कि ये पता है कब बनी थी, 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था, ठीक है ना। कौन सा अधिवेशन था दोस्त? कोलकाता अधिवेशन था, याद रहेगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू जी। वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ये बनी थी 1925 में, और ये 1925 में बनी थी। ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये था कानपुर अधिवेशन, है ना, कानपुर अधिवेशन। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था। तो याद रखना भैया, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कब? 22 जनवरी, ठीक है ना, जनवरी 2015 को। देखो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कहाँ पर? हरियाणा, HR में, ठीक है ना। इसका शुभारंभ जो है वो HR में। अब आपको मैं बताऊं, जैसे कोई भी पीली प्लेट की गाड़ी हो, टैक्सी, जब तक उस पर ये लिखा नहीं होगा ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तक उसका टैक्सी वो मतलब फिट कर कोई भी पास बनवाने जाए या फिट सर्टिफिकेट लेने जाए, नहीं बनेगा जब तक उस पर ये लिखा नहीं। और नहीं लिखा होगा तो चालान भी कर दिया जाएगा, है ना। तो याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है 22 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा में किया गया था इसका शुभारंभ, ठीक है ना। याद रहेगा ना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और देखो PDF कैसे मिलेगी, आप क्लास में 1 मिनट बस बने रहिएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। और देखो पहले प्रश्न का जवाब करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया गया था? तो याद रखना 2 अक्टूबर 2014 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप अपने फ़ोन को सीधा पकड़ रखा होगा अपने हाथ में, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये क्लास चल रही होगी, यहाँ पे ऐसा ये स्टिकर बना है ना, यहाँ पे बन के आ रहा होगा, यहाँ लिखा होगा 19.8K सब्सक्राइबर वगैरह। इस पर क्लिक करोगे आप, सीधा चैनल का पेज खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ये आइकन यहाँ पे बना होगा, यहाँ लिखा होगा GK GS क्यूज, यहाँ लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला,
उसके नीचे एक टी करके लिखा होगा, लिंक लगा होगा, वन मोर लिंक लिखा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो एक टेलीग्राम का लिंक दिखाएगा, एक मेरे इंस्टाग्राम का। तो टेलीग्राम वाले को आप जाके ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ किसी भी मेरे भाई से या बहन से कोई भी पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फ्री आपको मिलेगी। और 500 से प्लस लगभग 550 मेरे भाई बहन वहाँ पे पीडीएफ प्रॉपर ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। तो आप भी पहुंच जाइएगा और काफ़ी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की अगर बात करेंगे तो इंस्टाग्राम याद रखना, अगर कोई मेरा दोस्त मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जाके फॉलो कर सकता है मुझे, और मैं फॉलो बैक भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी भाई बहनों को अपने भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।